जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री की विजयनगर साम्राज्य, जो कि हम दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट कर चुके थे। यानी मेडाइवल हिस्ट्री शुरू होता है अरबों का आक्रमण से, और उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत, यानी 1200 में दिल्ली सल्तनत होता है। और ये भी जो विजयनगर साम्राज्य है, ये भी दिल्ली सल्तनत के समकालीन ये साम्राज्य थी, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साम्राज्य है। तो इसे अलग ही हम पढ़ रहे थे, दिल्ली साथ में उसके साथ नहीं मिला। लेकिन ये टाइम पीरियड देखो 1336 से 1664 तक चलती है। जो कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चलती है, तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1500, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 तक, जो इब्राहिम लोदी और बाबर द्वारा होती है, जो बाबर जीतता है, फिर मुगल साम्राज्य स्टार्ट होती है। तो आज हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इसके साथ बहमनी साम्राज्य चल रहा था, तो वो सब हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो सब जिसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है, तो वो क्वेश्चन हम कर लेंगे। लेकिन वो साम्राज्य को मैं स्किप कर दिया हूँ, और विजयनगर साम्राज्य की भी सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ। और इससे पहले हम जो डेली टारगेट सीरीज लेकर चल रहे थे, यानी डेली 50 क्वेश्चन की, तो आज का जो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था, और हम 20 ही क्वेश्चन करने का सोचे थे। लेकिन किसी कारण मैं 10 ही क्वेश्चन करा पाता हूँ। बाकी 10 क्वेश्चन की मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर 10 क्वेश्चन आप लोग और अपने से कर लें। बाकी नेक्स्ट दिन मैं 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चला था, तो 50 क्वेश्चन पूरी कर पाऊँगा। तो देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो इसकी पहले ये देखते हैं कि यह स्थापना हुई थी कैसे। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक चलती है। और स्थापना इसकी कौन करता है, तो इसकी स्थापना हरियर और बुक्का दो भाई करते हैं। अब मैं इसकी पहले एक बेसिक डिटेल में बताता हूँ कि हाँ, ये कैसा स्थापना किया था, फिर हम देखें। तो देखो, जो मोहम्मद बिन तुगलक ये था, ये क्या करता है, ये जो दो भाई थे, ये पहले कहाँ के थे, तो यह दक्षिण भारत जो हमारी, यानी नीचे साइड केरल, यानी ये जो नीचे साइड हमारी हो जाती है कर्नाटका केरल, तो ये साइड के ये कुछ थे, समझे ना। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, इसे वहाँ आक्रमण करके उसे उठा के ये सबका अपना बंदी बना लेता है, और दिल्ली लेते आता है, और इन्हें वहाँ इस्लाम कबूल करवा देता है। ये देखो, और ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और ये फिर वहाँ अच्छा वफादारी से रहने लगते हैं। यानी ये पहले हिंदू थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे मुसलमान बना दिया गया, और दोनों भाई मुसलमान बन जाते हैं। और फिर इन्हें एक सेना का कमांड दे दिया जाता है, यानी ये काफ़ी वफादार साबित होते हैं, तो जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक इसे सेनापति बना देता है, यानी कुछ सेना देता है। और विद्रोह द ऐसे कुछ करके नाम था, जो दक्षिण भारत से छिड़ गया था। तो वहाँ पे इन दोनों भाइयों को भेजा जाता है कि आप लोग दोनों वहाँ जाके वो विद्रोह शांत करो। तो ये दोनों भाई आते हैं, और यहाँ इनको एक संत मिलता है। संत मिलते तो उनका संत का नाम क्या था, ये संत विधारण्य। तो ये एक संत थे जिनके से वो मिले, और उनके बाद ये हिंदू धर्म अपना लिए, और वहीं पे वो सैनिकों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो कहानी का ये मतलब है कि मैं शॉर्ट फिर से बता दे रहा हूँ कि मुगल का जो दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक था, ये हरियर और बुक्का ये दोनों भाई को उठाकर अपना पास लेकर जाते हैं, और इस्लाम कबूल करवा देते हैं। और फिर वो दामिनी खुसरो ऐसे कुछ करके विद्रोह हुआ था, उसे शांत करने के लिए भेजते हैं। और इन दोनों भाई ये बाबा के साथ मिलकर, संत विदारन इनके साथ मिलकर फिर से हिंदू बन जाता है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा कि विजयनगर साम्राज्य कैसे बना। तो देखते हैं अब फिर से टॉपिक हमारा क्या। तो विजयनगर साम्राज्य का उदय मध्यकालीन भारत इतिहास की एक युगांतरिक घटना है, युगांतकारी घटना है। तो स्थापना इसकी कब होती है, तो 1336 में होती है। तो देखो, डेट आपको याद करना ही पड़ेगा। मेडाइवल हिस्ट्री से मॉडल हिस्ट्री तक सिर्फ आपको डेट ही डेट है। डेट और अंग्रेजों का नाम बहुत सा मिलेगा, तो आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है मेडाइवल हिस्ट्री को। लेकिन अगर आप कहानी जैसा पढ़ेंगे, तो डेट याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखो इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हरियर एवं बुक्का, यानी ये दो भाई थे, वो करते हैं। और इनमें 4 वंश संगम रहता है, यानी विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश राज करता है। तो वो मैं आगे बताऊँगा। तो ये किसके पुत्र थे, तो संगम के पुत्र थे, यानी इनके पिता का नाम संगम था। तो इनका जो वंश कहलाया वो संगम वंश कहलाया, और जो कि विजयनगर समाज का सबसे पहला वंश था। तो नीचे मैं डेफिनेशन दूंगा, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो यह पहली वरंग काकतीय संगम सामंत थे, बाद में कंपलिया राज के मंत्री बने। यानी जो नीचे एक राज्य थी, जिसकी ये मंत्री थे, ये दोनों भाई हरियर और बुक्का।
और पृष्ठभूमि देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण में अवस्था फैली और हरियर बुक्का को इस्लाम में दक्षिण के दाखिल किया गया। और लेकिन संत विदारन और उनके भाई सयान, तो ये इनका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, आप संत के नाम पे इनका नाम याद रख सकते हैं, संत विदारण्य। तो इनके द्वारा फिर वो हिंदू बनते हैं। तो वेदों की परिषद से आकर के प्रभाव में आकर उन्हें पुनः हिंदू धर्म अपना लिया जाता है और स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देते हैं, यानी विजयनगर साम्राज्य। तो इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब महत्व देखा जाए तो यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी, यानी ये एक नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी, तो उसी के दक्षिण तट पर स्थित है और इसकी राजधानी हम्पी थी। यानी हम्पी आप 200 का नोट में देखेंगे तो हम्पी पीछे छपा रहेगी और लिखी भी रहेगी। तो देखो ये जो तुंगभद्रा नदी है ना, ये नदी के कारण हमेशा विजयनगर साम्राज्य और जो उसके पड़ोसी राज्य थी बहमनी, तो ये दोनों से हमेशा युद्ध होता था। और फिर जो बहमनी जो साम्राज्य थी वो 4 भागों में बढ़ जाती है और वो फिर 3 भागों में मिलकर लास्ट में विजयनगर साम्राज्य पे हमला करती है और विजयनगर साम्राज्य का पूरे तहस नहस कर देता है, यानी अंत हो जाता है। और ये जो हम्पी जो शहर है, इसको काफ़ी बुरी तरीके से तबाह करता है, लूट लेता है। फिर भी ये हम्पी इतनी खूबसूरत जगह है जो कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया हम्पी को, और जो कि अभी टूटी फूटी है। अगर सोचो उस टाइम अगर ये हमला नहीं करते बहमनी वालों, तो अभी हम्पी कैसा कैसा रहता, यानी ताजमहल को फैल कर देता हम्पी। लेकिन अभी टूटा फूटा है, फिर भी यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। तो विजयनगर अपने संदर्भ के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी ये हम्पी की मंदिरें ये सब। तो वो कौन बनाता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो देखो विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश थे। कितने? 4। तो कौन कौन थे? तो सबसे पहला आया था संगम वंश, यानी जो हरियर और बुक्का जो 2 भाई के पिता का नाम था संगम, तो उन्हीं के पिता के नाम से संगम वंश रखा है। और इसका शासनकाल कब से कब तक चलता है? तो 1336 से 1485 ईस्वी तक। और संस्थापक कौन करते? तो हरियर एवं बुक्का, यानी दोनों भाई थे। और अंतिम शासक कौन इसका है? तो विरूपाक्ष द्वितीय। तो इस तरीके से हम रिवीजन करते चलेंगे। फिर देखते हैं सालू वंश। इसके बाद कौन आ जाता है? तो सालू वंश। तो देखो सालू वंश ये भी हम पूरे डिटेल में समझेंगे, और ये कब से कब तक चलता है? तो 1485 से 1522 तक। और सलू नरसिंह इसकी स्थापना करते हैं, और इसके अंतिम शासक तो इमाडी नरसिंह, तो ये इनके अंतिम शासक हो जाते हैं। फिर आ जाता है फिर आता है तुलु वंश, जो कि तुलु वंश में जो राजा थे कृष्णदेव राय, ये सबसे महान राजा कहलाए हैं पूरे विजयनगर साम्राज्य का। तो उनके बारे में भी बताऊंगा कि हाँ वो महान राजा किस लिए कहलाते थे। तो फॉर एग्जांपल मुगल सल्तनत थी, यानी मुगल सल्तनत में सबसे महान शासक अकबर को माना जाता है और सबसे बुरा शासक औरंगजेब को। तो उसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य में भी सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे, तो उनके बारे में नीचे मैं बताऊंगा। तो देखो तुलु वंश 1505 से 1570 तक राज करती है, और इसकी स्थापना वीर नरसिंह करते हैं। और इसकी अंतिम शासक कौन आता है? तो सदाशिव राय, यानी ये अंतिम शासक रहता है। फिर इसके बाद आता है अरवेदु वंश। कौन आता है? अरवेदु वंश, यानी तुलु वंश के बाद। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन है? तो ये 3 वंश, यानी संगम, सलू और तुलु, ये 3 है। ये अरवेदु उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्षण बिछड़ हो गया था इस टाइम। बाकी तुलु वंश तक ये काफ़ी शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य कहलाता था। तो ये 1570 से 1664 तक राज करते हैं। तिरुमल ने इसकी स्थापना की और श्रीरंग द्वितीय ने अंतिम शासक थे इनके। तो देखो सभी राजाओं का विस्तृत विवरण देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संगम वंश। तो संगम वंश में देखो हरिहर प्रथम, यानी जो 1 मिनट, हरिहर प्रथम के बारे में देखते हैं, इनके बारे में। यानी ये कब से कब तक राज करते हैं? यानी 1336 में स्थापना करते हैं, 1336 तक ये। अब प्रथम शासक कौन थे? तो अनेगुंडी को पहली राजधानी बनाई, यानी जो संगम वंश की राजधानी कहाँ थी सबसे पहले? अनेगुंडी। तो क्वेश्चन यहाँ ये बने कि हरिवंश का पहला शासक जो था यानी संगम वंश, उसकी राजधानी कहाँ थी सबसे पहली? तो अनेगुंडी। तो जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो वहाँ ये सब क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसकी डेफिनेशन भी नीचे दूंगा, यानी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तो वहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा। और पहली राजधानी बनाया, 2 समुद्रों का अधिपति का उपाधि ली, यानी ये जो था 2 समुद्रों का उपाधि मिली इसे। और बुक्का राय, यानी इसके बाद जो बुक्का था वो कब से कब? तो 1356 से 1377 तक राज करता है, यानी हरिहर के मरने के बाद उसका जो भाई था वो राज करता है। और इसके पुत्र कंपन ने मुदेर विजय की, यानी एक शहर का नाम था उस टाइम
मुद्देरो, तो इसे विजय किया, जिसका वर्णन मधुरा विजयाम में प्रस्तुत है, यानी एक पुस्तक है, ये मधुरा विजयाम पुस्तक है। उसमें बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापित किया और उपाधि ली। यानी ये जो पूरा वेद को मानने वाला था, वेद का अच्छा से फॉलो करता था। और हरिहर द्वितीय, फिर इसके बाद देखो हरिहर द्वितीय, यानी इसका बेटा था हरिहर। ये हरिहर बोले तो सिर्फ ये हो गया, यानी हरिहर प्रथम। और हरिहर द्वितीय बोलते तो यानी बुक्का के बाद तीसरा राजा विजयनगर साम्राज्य का, संगम वंश का। ये कब से कब 1377 से 1404 तक राज करता है। और इन्हें महाराज धीराज की उपाधि मिली, किसे? तो हरिहर द्वितीय को महाराजा धीराज का उपाधि मिली। और श्रीलंका से कर वसूला, यानी ये एक राजा था जो श्रीलंका देश है उससे कर वसूलता था, यानी वहां जीता और उसको छोड़ दिया कि यानी आप हमको टैक्स दो और हम आपको छोड़ देंगे। तो वहां से वो टैक्स लेता था विरूपाक्ष प्रथम। फिर इसके बाद आता है विरूपाक्ष प्रथम। ये 1404 से 1405 तक राज करता है, यानी 1 साल। इसका उत्तराधिकारी युद्ध के कारण शासक संक्षिप्त शासक नहीं बन पाया था। और फिर बुक्का द्वितीय इसके बाद आता है। तो देखो ये हरिहर द्वितीय आया, यानी दूसरा। और फिर जो बुक्का हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे उसका, फिर ये आता है हरिहर द्वितीय। तो आप द्वितीय, ये लास्ट में नाम अब कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो ये 1415, सॉरी 1405 से 1406 तक ये भी राज करता है, यानी 1 साल। और अल्पकालिक शासक था, यानी उतना ये महान शासक नहीं था। इसके कारण देवराव प्रथम 1406 से 1422 तक तुंगभद्रा पर बांध बनाया। यानी इन्होंने, जो देवराव प्रथम है, इन्होंने तुंगभद्रा नदी थी वहां बांध बनाया। और इतालवी यात्री को निकोलो कोंटी इन्हीं समय आए थे, यानी जो इटली के यात्री थे निकोलो कोंटी, वो इन्हीं के समय आते हैं भारत, निकोलो कोंटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आता है रामचंद्र राय एवं विजय राय, यानी ये संक्षिप्त कार्यकाल है ये इनके दोनों का, तो ये आप स्किप करिए। फिर देखते हैं देवराय द्वितीय, तो ये 1424 से 1446 तक राज करता है। और सबसे शक्तिशाली संगम राजा था यही देवराय द्वितीय, यानी संगम वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पूछे तो देवराय द्वितीय। और इन्हें इमाडी देवराय और गजबेटक कहा गया, यानी गजबेटक यानी हाथियों का शिकार करने वाला, वो कहते हैं गजबेटक। और कहा फारसी यात्री अब्दुल रजाक, यानी ये जो यात्री था काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आया था? तो वो देवराय द्वितीय में आया था। और निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था? तो वो देवराय प्रथम में आया था। तो देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, यानी ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इसको आप डेट लाइन से याद करिए, तब आपको याद रहेगा। यानी देवराय प्रथम पहले आया, जिसका इटली से आया था निकोलो कोंटी। और दूसरा आया था देवराय द्वितीय, जिसके शासनकाल में अब्दुल रजाक आया। और इन्हीं के काल में आया था, किसके काल में? देवराय द्वितीय में। फिर मल्लिक अर्जुन जो 1446 से 1465 तक, और इन्हें पेड़ा देवराय भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेड़ देवराय। और विरूपाक्ष द्वितीय, इसके बाद आते हैं विरूपाक्ष द्वितीय। तो देखो इतना सारा का आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अब बस एक दिमाग में बैठा लीजिए। बाकी देखिए, इसमें आप पहला प्रथम हरिहर बुक का याद कर लीजिए, और दूसरा ये अब्दुल रजाक याद कर लीजिए, देवराय द्वितीय में आया। और निकोलो कोंटी आया देवराय प्रथम में, बस बाकी स्किप करिए। इतना राजा को कौन याद करेगा यार? हिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाए वही काफ़ी है, तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो बस ये सब थ्योरी है, तो मैं बता दे रहा हूँ। और ये 1465 से 1485 तक, और अंतिम संगम वंश रहता है ये। और इन्हें सेनापति सलू नरसिंह, यानी ये सलू नरसिंह इन्हें हत्या कर देता है और तख्ता पलट देता है। किसकी? विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करके। कौन? तो सलू नरसिंह। तो लास्ट शासक भी याद कर लेना। और फिर देखो इसके बाद आता है, इसके बाद कौन आता है? तो बी सलू वंश। तो पहला हम संगम वंश देख लिए, अब देखते हैं सलू वंश। तो सलू नरसिंह ये स्थापना करते हैं इसका, किसको मारकर? तो विरूपाक्ष द्वितीय को मारकर। ये कब से कब? तो 1485 से 1451 तक शासन करते हैं। और आंतरिक विद्रोह का शांत किया, यानी जब वो इसको मार दिया था विरूपाक्ष द्वितीय को, तो काफ़ी विद्रोह हुआ था, और विद्रोह को इसने शांत किया। और तिम्बा भूपाल, यानी इसके बाद आता है जो 1451 में हत्या कर दी गई थी इसकी। फिर आता है इमाडी नरसिंह, यानी ये भी एक राजा का नाम है। यह 1451 से 1505 तक राज करता है। और वास्तविक शक्ति नरसा नायक के पास थी, और नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने द्वितीय बला पर
किया। यानी ये सब आप स्किप करते जाइए, ये सब आप थ्योरी है, इसे आप अपने से भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो अब देखो इसके बाद आता है तुलु वंश, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है तो चलिए बताते हैं। तो देखते पहला इसका शासक आ जाता है वीर नरसिंह, जो इसकी हत्या करने के बाद 1505 में तुलु वंश की स्थापना करता है और 1509 तक ये स्थापक रहता है। और देखो इसमें जो सबसे महान शासक था ना पूरे विजयनगर साम्राज्य में, वो था जो ये सेकंड है, कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय ये 1509 से 1529 तक साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा गया इसे, इसीलिए ये सबसे महान शासक था। इसलिए क्यों कहा गया वो भी मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद आता है विजय, यानी रायचूर द्वाब जो थी उसकी विजय प्राप्त करता है 1512 में, और उड़ीसा भी विजय करता है। यानी जो प्राचीन काल का बात करें तो उस टाइम उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था, और ये 1513 में विजय करता है उड़ीसा को। और रायचूर का दोआब जो था उसे भी जीतता है 1512 में। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा उन्नत शासक था, इसलिए महान काल है। और देखो साहित्य की तो मुक्त मालिया, तो ये एक साहित्य है जो तेलुगु में लिखी गई है। और जम्बावाती कलियान, तो ये सब संस्कृत में थी, ये जो आपके लेखक थे। और जो कि आप ये याद कर लीजिए मुक्त मालियादा जो तेलुगु में लिखी थी, और ये कृष्णदेव राय ने लिखाई थी। और दरबार में देखे तो अष्टांगिक जो 8 कवि थे इन्हें जिनमें अल्लाह शनी पेट्रोजित और तेनालीराम, जो देखो इनका नाम इंपॉर्टेंट है तेनालीराम, तो इनका आप ध्यान रख लीजिएगा। ये प्रमुख थे, ये और एक ये, तो आप तेनालीराम का नाम देख लीजिएगा। फिर विदेशी नीति देखे तो पुर्तगालियों को भटकाल में किला बनाने की अनुमति दी किसने, यही तेलुगु ने। और निर्माण यानी नागलपुर का शहर बसाया, और विट्ठल स्वामी और हजारा राम मंदिर बनवाया, यानी ये विट्ठल मंदिर इंपॉर्टेंट है, और हजारा राम मंदिर ये दोनों बनवाया। फिर देखो अच्युत देव राय, यानी जो ये राय इसलिए लगाते थे लास्ट में कि ये महान कहलाते थे इसीलिए। और ये 1529 से 1542 तक राज करते हैं कृष्णदेव राय के बाद। देखो कृष्णदेव राय ये जो थे महान इसलिए कहलाए क्योंकि इन्होंने हम्पी जैसा शहर बनाया और काफ़ी इतनी भव्य आकृति वाली मंदिर बनाया, जिसके कारण ये महान कहलाए। और काफ़ी शक्तिशाली थे, काफ़ी ज़्यादा युद्ध करते हैं, सभी में जीतते हैं, और महान शासक कहलाते हैं, यानी बहुत ही दिलदार थे इसीलिए। फिर इसके बाद कौन आता है, अजय देव राय प्रथम। तो पुर्तगाली यात्री यानी नूनीज इन्हें काल में आया था, कौन, नूनीज जो पुर्तगाली यात्री था। अब वेंकट प्रथम, यानी इसके बाद वेंकट प्रथम आता है 1542 से, नाम मात्र का शासक था, यानी नाम मात्र सिर्फ नाम का ये शासक था। फिर इसके बाद आता है सदाशिव राय, ये अंतिम शासक हो जाता है सदाशिव राय, यानी तुलु वंश का। ये 1542 से 1570 तक, और अंतिम तुलु राजा वास्तविक सत्ता में सेनापति राम राय, यानी राम राय इसकी हत्या कर दी थी, और अरविदु वंश की स्थापना कर दी थी। तो अब देखेंगे अरविदु वंश, यानी तुलु वंश, संगम वंश, सलूब वंश और तुलु वंश हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और अब देखेंगे अरविदु वंश। तो तिरुमल पहला प्रथम है, तो यह 1570 से 1572 तक पुनुकोटा को राजधानी बनाया। किसे बनाया, तो पुनुकोटा को राजधानी बनाया। श्रीरंग प्रथम एक अलग नाम है, तो 1572 से 1586 तक ये राज करता है, और ये कमजोर शासक था ये जो था। फिर आता है वेंकट द्वितीय, ये 1586 से 1614 तक राज करता है, और चंद्रगिरी को राजधानी बनाए। कहाँ बनाए, तो राजधानी, तो देखो ये सब जो राजधानी है ना इसको आपको याद करना पड़ेगा। और चित्रकला को का शौकीन ही बहुत ज़्यादा था, कौन, तो वेंकट द्वितीय। फिर देखो श्री रंग द्वितीय, ये जो अंतिम शासक था अरविदु वंश का, ये 1642 से 1646 तक साम्राज्य का अंतिम शासक रहा, कौन, श्री रंग द्वितीय तृतीय। फिर देखो प्रशासन व्यवस्था देखते हैं इसकी। तो केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन, तो देखो विजयनगर का शासन केंद्रीकृत राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजाओं के अधीन, और राजा को राय यानी राय कहा जाता था, यानी साम्राज्य प्रांतु मंडलम कोटटम नाडु मोलग्राम, यानी ग्राम में विभाजन था, यानी ये इस तरीके से विभाजन था। और वहाँ के राजाओं को क्या कहा जाता, तो राय। तो ये देखिएगा। फिर देखो नायक नायक व्यवस्था, तो ये क्या थी, तो देखो यह विजयनगर की विशिष्ट सैन्य व्यवस्था थी, यानी ये जो नायकार व्यवस्था थी, नायका या नायकार, तो ये सैन्य शक्ति यानी सेना के ऊपर थी, ये लागू होती थी। और स्वरूप राजा सेनापति को निश्चिंत भू क्षेत्र देता था, यानी राजा जो सेनापति यानी सेना को
एक निश्चित भूक्षेत्र देता था जिसमें अमराम कहा जाता है, यानी अमराम मतलब कहा जाता है ये सेना को जो निश्चित भूक्षेत्र दिया जाता था। अखारी तो इन सेनापतियों को नायकों को एक निश्चित सेना रखनी होती थी और राजा को युद्ध के समय सहायता देनी होती थी, यानी एक अलग ही ग्रुप रहता था और वो कहीं भी इनको एक निश्चित क्षेत्र दे के बसा दिया जाता था। यानी जब युद्ध हो तो आप लोगों को बुला लिया जाएगा, मतलब वो बैकअप के लिए रखा जाता था। ये जो अलग सैन्य शक्ति उनको अमराम बोला जाता था, जिनको बैकअप के लिए रखा जाता था। फिर देखो राजस्व तो नायक अपने क्षेत्र के कर वसूलते थे, यानी जो नायक अपने थे वो कर भी वसूलते थे और उसका एक हिस्सा राजकोष को जमा करते थे और बाकी कुछ अपने रखते थे। और फिर अयंगार व्यवस्था, तो देखो ये नायक व्यवस्था और जो अयंगार व्यवस्था ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। रुको एक सेकंड। तो देखो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अयंगार व्यवस्था। तो यह विशिष्ट ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था थी, यानी ये ग्रामीण प्रशासन ग्रामीण में चलती थी, यानी गांव देहात में। और संरचना की बात करें तो प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता था, यानी हर एक ग्राम अपने आप में स्वतंत्र है। और अधिकारी ग्राम के कार्य को देखने के लिए 12 अधिकारियों का एक समूह होता था, जिन्हें अहंगार कहा जाता था। यानी अहंगार में 12 अधिकारी रहते थे, उनका समूह रहता था और वो गांव को देख रेख करते थे। अब पद की बात करें तो ये पद वंशानुगत होते थे, यानी यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर ये इसमें हूँ, अहंगार व्यवस्था में जुड़ा हूँ, यानी 12 समूह के मैं एक हूँ, तो मेरा जो बेटा आएगा वो बनेगा इसका हिस्सा, यानी नेता। और फिर जैसे उत्तराधिकारी होता। फिर आता है तालीकोट का युद्ध। तो अब युद्ध के ऊपर देख लेते हैं। तो लगभग विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो गई है। तो अब देखते हैं तालीकोट का युद्ध। ये 1565 से पतन की शुरुआत हुई, यानी 1565 से। तो तिथि तो 22 जनवरी 1565। तो देखो युद्ध काफ़ी ज़्यादा होती है, पर जो इम्पोर्टेंट है उसी को लाए हैं, बाकी बहुत सही युद्ध छोड़ दिए हूँ। तो देखो कारण क्या था। तो राम राय का हस्तक्षेपवादी नीति, यानी राम राय का हस्तक्षेप नीतिवादी के कारण ये युद्ध होता है। और गठबंधन यानी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर का संयुक्त मोर्चा, यानी ये जो एक सेकंड, ये जो एक दो, ये तीन और ये जो चार, देखो इसके एक सात पैरेलल चल रही थी बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य में चार भाग यानी पांच भाग हो जाता है। पहला बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा और बीदर, यानी अरेकार थी जो अपना अलग ही स्वतंत्र था। तो ये चारों मिलकर ये हमला करते हैं विजयनगर साम्राज्य पर। तो बरार शामिल नहीं था, यानी एक जो ये था पांचवा, यह इसमें शामिल नहीं था। तो रुको इसको अलग हाईलाइट कर दो। ये जो बरार था ये शामिल नहीं था। बाकी ये चारों मिलकर इसमें हमला करते हैं तालीकोट में विजयनगर समाज के ऊपर। परिणाम क्या होता है। तो विजयनगर की हार होती है और राम राय की हत्या और हम्पी का पुनः विनाश, यानी ये जो राम राय की हत्या कर दी जाती है और जो हम्पी शहर है इसका विनाश होता है इसी टाइम तालीकोट के युद्ध में। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हम्पी जो शहर है वो उसको बर्बाद कर दिया था यही युद्ध में। और ये जो तीन राज्य थी इन्हों यानी बहमनी स्वराज को 5 भागों में बढ़ता है। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा और बिदर और बरार। तो ये बरार शामिल नहीं होता, लेकिन ये एक दो तीन चार ये चारों मिलकर हमला करते हैं। और सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति देख लेते हैं। तो महिलाएं के बारे में देखते हैं तो समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था, यानी महिलाओं को। महिलाएं ज्योतिष थी और कुश्ती और लेखांक, यानी कुश्ती मतलब तो जानते हैं ये सब भी करती थी, में निपुण थी। और सती प्रथा और बाल विवाह प्रचलित था, यानी सती प्रथा और बाल विवाह मतलब कम उम्र में शादी। और सती यानी किसी का पुरुष मर जाता, यानी पति मर जाता तो उसे आग में जलना पड़ता। धर्म तो राजा मुख्य रूप से वैष्णव थे, यानी वैष्णव ये धर्म है। तो इसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब भक्ति सूफी पढ़ाऊंगा तो इसमें पढ़ाऊंगा। तो लेकिन वे सर्व धर्म संभव रखते थे, यानी विरूपाक्ष उनके कुल देवता थे, यानी ये जो विरूपाक्ष। तो ये जब वैष्णव धर्म पढ़ाऊंगा ना तो ये बताऊंगा ये वैष्णव धर्म है क्या, ये विरूपाक्ष, ये सब। अब देखते हैं विदेशी यात्री का विवरण। तो देखो इधर है यात्री, देश और शासनकाल और मुख्य बिंदु देखें। तो देखो सबसे पहला आता है निकोलो कोंटी। तो यह इटली से आया था। कहाँ से आया था, इटली। और किसके दरबार में था, तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। और यह सती प्रथा का वर्णन किया, कौन, निकोलो कोंटी। फिर आता है अब्दुल रज्जाक। देखो अब्दुल रज्जाक फारस से आया था और ये देवराय द्वितीय के काल में आया था और विजयनगर को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बताया, कौन,
अब्दुल रज़ाक। तो क्वेश्चन यहाँ ये बने कि अब्दुल रज़ाक ने किसे दुनिया का सबसे सुंदर शहर बताया था? तो उसे विजयनगर को बताया था। यानी दुनिया का सबसे सुंदर, यानी सोचो अगर हम्पी आज वैसे ही रहता तो वाक़ई ताजमहल से खूबसूरत रहता। ये मुझे लगता है, बाकी अपना-अपना राय है वो अलग है। देखो, डोमिंगो फारेस्ट तो ये भी यात्री था। ये कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। और ये कृष्णदेव राय के समय में आया था। और ये विजयनगर के बाजार और वैभव का वर्णन करता है। किसका? बाजार और वैभव। और फिर आता है बारबोसा। तो देखो ये सब यात्री है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यह कहाँ से आया था? तो पुर्तगाली। क्वेश्चन यहाँ ये ऐसे बनता है कि बारबोसा किस देश से आया था? तो वो पुर्तगाल से आया था और कृष्णदेव राय के शासन में काल आया था। तो जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो देखो यहीं से कितने क्वेश्चन बनेंगे, सो आप देखना। समाज और सती प्रथा का वर्णन करता है कौन? बारबोसा भी। फिर इसके बाद आता है फरनाओ नूजीन। ये पुर्तगाल से आया था और ये अयुक्त राय के शासनकाल में आया था। और विजयनगर का इतिहास और घोड़े का व्यापार का वर्णन किया। कौन? फरनाउस। फिर देखो परीक्षा उपयोग महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, यानी वन लाइनर रिवीजन देख लेते हैं। तो विजयनगर की मुद्रा वरान यानी गोल्ड थी। मुद्रा का नाम वराह नाम था। और तुंगभद्रा नदी को पंपा भी कहा जाता था। यानी जो प्रथम था कृष्णदेव राय, उसकी माता का नाम था पंपा, तो इसी तुंगभद्रा नदी को पंपा भी कहा जाता था। और आंध्र भोज का अभियान भोज कृष्णदेव राय की उपाधि मिली थी, आंध्र भोज। और विजयनगर के सिक्कों पर हनुमान का गरुड़ और उमा महेश्वर की आकृति मिलती है। और महानवमी डिब्बा, तो ये महानवमी एक डिब्बा था जिसमें विजयनगर में त्योहारों के लिए बनाया गया था। विशाल मंच यानी चबूतरा जैसा था, ईंटों का बनाया हुआ, और जिसमें बहुत लोगों का ये कहना है कि हाँ ये जैसे 10 दिनों का क्या होता है त्योहार नहीं होता जो आप अ, दशहरा, तो हाँ दशहरा में ये महानवमी डिब्बा में त्योहार मनाने का आदमी बहुत लोगों ने बोला। जो फिर देखो निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष ये निकलता है तो विजयनगर समाज ने न केवल दक्षिण भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाया, बल्कि हिंदी हिंदू संस्कृति काल विशेषकर विजयनगर शैली के मंदिर और साहित्य को उस समय जीवित रखा जब उत्तर भारत में सल्तनत और मुगल काल के प्रभाव में था। यानी 1565 की हर वो बावजूद इस साम्राज्य की सांस्कृतिक विरासत आज भी हम्पी के खंखड़ों से जीवा। यानी आज हम्पी एक खंखड़ बन चुका है, फिर भी इतनी खूबसूरत है कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाता है और इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो इसे आप 100-2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और देखो जो नोट्स, अगर हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आपको ऊपर मिल जाएगा मेरा नंबर, और उसमें मैसेज करना, कॉल ना करना कोई। और अभी तक पूरी यानी 28 मिनट की क्लास हुई है हमारी, और अभी तक कितने लोगों ने आ, रुके थे तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। यानी सिर्फ एक लाल दिल भेज देना तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग मेरा पूरा क्लास करते हैं, तो उससे मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए जय हिंद।